अब दोस्तों हर्बर्ट के बाद, ब्लूम के बाद, मॉरिसन के बाद इतिहास की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं इसके महत्व की। यहां दोस्तों ध्यान रखा, मैंने पहले ही कहा कि आपको तैयारी रणनीति के साथ में करनी है। आपको वो चीज याद करनी है जो अति आवश्यक है, जो वाकई में परीक्षा में आने जैसी है या पूर्व में आ चुकी है। अब महत्व की बात करें या आवश्यकता की बात करें तो यहां पे मोटे तौर पर सब आवश्यकता तो आप जानते हैं कि पाठ योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, पाठ योजना का महत्व क्या है, तो ये हम सब जानते हैं कि पाठ योजना के माध्यम से मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जा सकता है, ये भी जानते हैं। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, ये भी हम जानते हैं। ज्ञान को स्थायी करने के लिए, ये भी हम जानते हैं। कक्षा का वातावरण अच्छा बनाने के लिए, ये भी हम जानते हैं। ये मोटे मोटे बात है जो आपको ऑप्शन से भी समझ में आ जाएगी या आप सामान्य जानकारी भी रखते हो। लेकिन मैं आपको यहां पे 3 महत्व इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जहां से ही प्रश्न घूमते हैं, जिनको याद रखना बेहद जरूरी है। बाकी सब आप जानते हो। 3 की बात मैं यहां करने वाला हूं दोस्तों। 3 महत्व मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहला महत्व जो आपको आता है कि पाठ योजना शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए बनाई जाती है। कि शिक्षण जो है वो कैसे बने, उद्देश्यपूर्ण बने, कि जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए। दूसरी बात आती है कि छात्रों के व्यवहार को आयोजित, दोस्तों शब्द याद रखना, आयोजित एवं नियंत्रित करने के लिए। मुझे पता है मेरी हैंड राइटिंग से थोड़ी आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप सुन करके समझ लेना है ना। और मात्रा की छोटी मोटी मिस्टेक हो तो मत देखना, क्योंकि मेरी बहुत सारी हो सकती है गलतियां। तो दूसरा जो आता है वो है छात्रों के व्यवहार को आयोजित एवं नियंत्रित करने के लिए भी पाठ योजना बनाई जाती है। आयोजित कैसे करते हैं? जब हम प्रस्तावना करते हैं, जब बोध प्रश्न करते हैं, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो बच्चे उत्तर देते हैं और हम उन्हें वही पूछते हैं जो उनको पता होता है। तो इससे बच्चे एक्साइटेड होते हैं, जानने के इच्छुक होते हैं, तो उसको कहते हैं आयोजित। और जब जानने के इच्छुक होते हैं तो सब कुछ वो बता देते हैं, जितना उनको आता है वो बता देते हैं। अब उसके आगे उनको जानना होता है, तो जानने की अवस्था में जब आ जाते हैं ना, तब वो नियंत्रित हो जाते हैं। तब वो क्या हो जाते हैं? नियंत्रित। तो पाठ योजना छात्रों के व्यवहार को आयोजित एवं नियंत्रित करने के लिए भी बनाई जाती हैं। और तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट आता है, पाठ योजना जो बनाई जाती हैं वो शिक्षण में क्रमबद्धता एवं नियोजितता लाने के लिए। कि पाठ योजना जो हम पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षण हम करा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए, स्टेप टू स्टेप होना चाहिए, उसमें एक नियोजितता होनी चाहिए। तो ये 3 बातों आपको मोटे तौर पर याद रखनी है मेरे दोस्त। पहले, शिक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए भी पाठ योजना बनाई जाती है। छात्रों के व्यवहार को आयोजित एवं नियंत्रित करने के लिए भी पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। क्रमबद्धता एवं नियोजितता लाने के लिए भी पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। इन 3 के अलावा मैं लिखाना चाहूं तो 50 पाठ योजना के महत्व और लिखा सकता हूं दोस्तों, लेकिन वो 50 के 50 आपको पता है और इनका लिखवाने का कोई अर्थ नहीं है, वो बहुत सामान्य से है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां से अगर अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं गुण और दोष। जो तो आगे वाले नंबर पर अपन ने लिखे थे गुण और दोष। पाठ योजना के गुण क्या है और उनके दोष क्या है? दोस्तों जो महत्व है वही इसके गुण है, वही जो इनके महत्व हैं वही इनके गुण हैं, कि इसके लिए ही पाठ योजना बनाई जाती है। दोष की बात करें तो मोटे तौर पे बहुत सारे दोष हैं जो आपको पता है कि शिक्षक जो है निष्क्रिय हो जाता है, शिक्षक को मेहनत अधिक करनी पड़ती है, पाठ योजना पूरी की पूरी शिक्षक के ऊपर निर्भर हो जाती है। ये छोटे मोटे दोष आपको सब पता है, लेकिन मोटे तौर पर जो आपको इसमें 2 दोष याद रखने हैं जिसके ऊपर प्रश्न घूम सकते हैं, जो थोड़े, वो है, सबसे पहला है कि अध्यापक की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? स्वतंत्रता जो है समाप्त हो जाती है। पाठ योजना में उसको क्रमबद्ध चलना पड़ता है, वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता, स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। और दूसरा जो है, शिक्षक जो है उसमें यंत्रवत रह जाता है, यानी एक मशीन की तरह, यंत्रवत, एक मशीन की तरह काम करता है, जो एक स्टेप टू स्टेप उसको चलना होता है। ये 2 मेन इसके दोष है जो आपको याद रखने हैं। पहला, स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, और दूसरे नंबर पर अपन बात करें
तो वो शिक्षक जो है यंत्रवत यानी मशीन की तरह हो जाता है। तो आवश्यकता और गुण दोष के अंदर आपको बस इतनी सी ही बात याद रखनी है, बाकी सारे की सारी बातें आपको पता है, जो सामान्य सी बातें हैं जो आप ऑप्शन देख के भी पहचान जाओगे। तो दोस्तों मैंने आपको 3 बातें बताई थी आवश्यकता महत्व के अंदर कि आवश्यकता किस लिए, कि 3 कामों के लिए पाठ योजना की आवश्यकता बनती है। नंबर 1 मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए। दूसरे नंबर पे आपको मैंने बताया था कि छात्रों के व्यवहार को आयोजित एवं नियंत्रित करने के लिए। और तीसरे नंबर पर आपको बताया था कि शिक्षण में क्रमबद्धता या नियोजितता लाने के लिए। गुण और महत्व की बात करते हैं तो बाकी सारे गुण आपको पता है, और दोष की बात करते हैं तो ये 2 दोष आपको याद रखने हैं। पहला कि शिक्षक जो है इसके अंदर यंत्रवत हो जाता है, मशीन की तरह हो जाता है, और दूसरा कि शिक्षक की स्वतंत्रता जो है वो समाप्त हो जाती है या एक लिमिट तक हो जाती है। यहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। हर्बर्ट अपन ने पढ़ लिया, हर्बर्ट के बाद ब्लूम को पढ़ लिया, मॉरिसन को पढ़ लिया, आवश्यकता, गुण और दोष हमने समझ लिए। अब बात याद आती है यहां पे पाठ योजना। पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाए, पाठ योजना बनती कैसे है। दोस्तों इनके सोपानों की क्रमबद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आप बहुत गहराई से ध्यान रखना, बहुत अच्छा तरीके से इनको याद करना, क्योंकि इनके अंदर क्रमबद्धता के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ योजना, दोस्तों पाठ योजना बनाने से पहले सबसे पहले जो आती है वो होती है आवश्यक पूर्ति, और जिसे हम कहते हैं श्याम पट पूर्ति। कि पाठ योजना बनाने से पहले या पाठ योजना बनाते समय या शिक्षण कराते समय, पाठ योजना के बाद कक्षा में जाते समय सबसे पहले जो काम करना पड़ता है वो हमें करना पड़ता है आवश्यक पूर्ति। अब दोस्तों आवश्यक पूर्ति के अंदर देखना आप, सबसे पहले हम लिखते हैं कक्षा, बोर्ड के मध्य में लिखते हैं हम विषय, आगे लिखते हैं हम कालांश यानी कि पीरियड, और इसके बाद कक्षा के नीचे अपन कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे विषय के नीचे लिखते हैं अपन प्रकरण, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां कक्षा के नीचे आपके कालांश आ गए, यहां पे आपकी दिनांक आ जाएगी, और इस जगह आ जाएगी समयावधि, टाइम पीरियड, समयावधि, समयावधि यहां पे आ जाएगी। ये इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस कक्षा को आप चाहे यहां लिखो या इस कक्षा को यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कालांश को भले आप यहां लिख दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिनांक को यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समयावधि को यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिनांक को ऊपर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कक्षा को नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कालांश नीचे लिख दो, समयावधि ऊपर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर फर्क पड़ेगा, विषय और प्रकरण हमेशा हमेशा मध्य में ही आते हैं, और विषय ऊपर आता है और प्रकरण उसके नीचे आता है, क्योंकि प्रकरण का जो व्यापक स्वरूप है वो विषय है, और छोटा स्वरूप जो है वो कौन सा है, प्रकरण है। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात एक की आवश्यक पूर्ति करते समय, श्याम पट पूर्ति करते समय विषय और प्रकरण हमेशा हमेशा मध्य में आएंगे। अब दोस्तों श्याम पट की बात छिड़ गई है, तो एक बात मैं आपको और बता ही देता हूं कि प्रश्न यहां से भी उठता है कि श्याम पट या आवश्यक पूर्ति करते समय, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षण कराते समय अध्यापक को कहां खड़ा रहना चाहिए, श्याम पट के दाईं तरफ, श्याम पट के बाईं तरफ, मध्य में, या तीनों स्थितियों में। ये प्रश्न बने हैं। इन प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना आप, जब आप शिक्षण कराते हैं, जब आप शिक्षण कराते हैं तब आपको मुख्य रूप से मध्य में खड़ा रहना पड़ता है। याद रखना, प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाए कि शिक्षण कराते समय अध्यापक को खड़ा रहना चाहिए, तो वो होता है मध्य में। सामान्यतः प्राय आदमी को मध्य में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि क्लास क्या होती है कि एक साइड लड़कियां होती है, एक साइड लड़के होते हैं, और बीच में खाली जगह होती है, वहां पे अध्यापक खड़ा रहता है। यदि वो दाएं ओर खड़े रह करके पढ़ाएगा तो इस साइड में बैठे हुए लड़के गर्दन घुमा करके देखेंगे, और ज्यादा देर तक गर्दन घुमा करके देखेंगे तो उनकी गर्दन के अंदर दर्द होने लग जाएगा, जिससे उनकी एकाग्रता कट सकती है, और क्लास के अंदर जो है उनका कॉन्सेंट्रेट खत्म हो सकता है। इस साइड खड़े होकर के पढ़ाएंगे तो इन बच्चों में यह दिक्कत आ जाती है, इसलिए वो मध्य में खड़ा होकर के पढ़ाता है। लेकिन प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि प्रायः अध्यापक कहां खड़ा होकर के शिक्षण करवाता है, तो कहना कि मध्य में, श्याम पट के मध्य में होकर। लेकिन प्रश्न ऐसे आ जाए कि अध्यापक को शिक्षण करवाना चाहिए, तो तीनों स्थितियों में उसको बाईं ओर भी खड़ा रहना चाहिए, दाईं ओर भी खड़ा रहना चाहिए, और मध्य में ही खड़ा रहना चाहिए। शब्द सिर्फ इस प्राय का है, अगर प्राय लग जाए तो मध्य में, और प्राय लगा हुआ नहीं है तो तीनों स्थितियों में कराना चाहिए।
एक बात और बता देता हूं कि अध्यापक अध्यापन कराते समय, शिक्षण कराते समय दाईं और बाईं ओर क्यों जाता है? यह प्रश्न भी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि अध्यापन करवाते समय दाईं और बाईं ओर क्यों जाता है? तो वो इसलिए जाता है दोस्तों, स्थिति परिवर्तन करने के लिए। किस लिए दोस्तों? स्थिति परिवर्तन करने के लिए, और इसे मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो उद्दीपन परिवर्तन करने के लिए। उद्दीपन परिवर्तन करने के लिए वो दाईं से बाईं और बाईं से तरफ जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी थेरेपी भी है। मैं आपको बता दूं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं, तो मैं आपको बता दूं कि उद्दीपन परिवर्तन बहुत बड़ी थेरेपी है। यदि आप लंबे टाइम से कुर्सी पे बैठ करके पढ़ रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप कुर्सी से उठकर बेड पे जाकर के या नीचे बैठ करके पढ़िए, 2-5 मिनट बाद आपका मन लगने लग जाएगा। इस स्थिति को कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन। जब एक ही स्थिति में हमारा मन नहीं लग रहा हो तो उस स्थिति को बदल देना उद्दीपन परिवर्तन कहलाता है। इसलिए बच्चे जब एक ही स्थिति में बैठे हुए हैं तो उनकी नजरें एक जगह टिकी हुई रहेगी, तो ऐसा ना हो कि उनका मन लगना बंद हो जाए। इसके लिए अध्यापक बार बार उद्दीपन परिवर्तन करता है, इधर उधर चलता है। यह मोटे तौर पर आपको बात यहां पर याद रखनी होगी। कक्षा विषय जो है वो हमेशा मध्य में ही लिखा जाता है, प्रकरण विषय के नीचे लिखा जाता है। बाकी किसी को भी आप किधर भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाठ योजना का शाम पठपूर्ति के बाद दूसरा चरण आता है, जिसमें आते हैं आपके उद्देश्य। कौन से उद्देश्य? शिक्षण उद्देश्य। दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य नहीं लिखे जाते हैं यहाँ पे, पाठ योजना में लिखे जाते हैं शिक्षण उद्देश्य। और इधर लिखा जाता है आपके, हम लिखते थे, आपने लेसन प्लान बनाया भी होगा, व्यवहारगत परिवर्तन, कि बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर कौन से परिवर्तन आएंगे वो हम इस साइड लिखते थे। अब अपन इनके बारे में बात करें, उद्देश्य के बारे में बात करें, तो मोटे तौर पर जो उद्देश्य होते हैं इनके क्रम भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे जो उद्देश्य आता है वो होता है आपका ज्ञान, जिसे ज्ञानात्मक भी कहा जाता है, ज्ञानात्मक भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो आपका आता है वो होता है अवबोध। क्रम बहुत जरूरी है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इसको अवबोधात्मक भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका ज्ञानोपयोग। तीसरे नंबर पे आता है आपका ज्ञानोपयोग, जिसे हम अनुप्रयोग भी कह सकते हैं, जिसे हम अनुप्रयोग भी कहते हैं। ये दोनों इसी के नाम है। चौथे नंबर पर आता है अभिरुचि। यहां बहुत कंफ्यूजन होता है, यहां बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि पहले अभिरुचि लिखें या अभिवृत्ति लिखें। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहले रुचि आती है, उसके बाद में बच्चों के अंदर वृत्ति में परिवर्तन होता है, तो पहले रुचि आएगी। ये अपने शिक्षण उद्देश्य थे। सबसे पहले आपका आएगा ज्ञान, सॉरी ज्ञानोपयोग के बाद में यहां कौशल और आता है, सॉरी यहां पे कौशल। 6 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपका हो गया ज्ञान, दूसरे नंबर पर हो गया अवबोध, तीसरे नंबर पे हो गया ज्ञानोपयोग या अनुप्रयोग, चौथे नंबर पे हो गया आपका कौशल, पांचवें नंबर पे हो गया अभिरुचि, और छठे नंबर पे हो गया आपकी अभिवृत्ति। इनके सामने इनके व्यवहारगत परिवर्तन लिखते थे। ये सब यहां पे हम फेक बातें लिखते थे। हम जब एसटीसी बीएड करते थे, हम का मतलब आप, जब हम एसटीसी और बीएड करते थे तब हमें ये भी सब आते थे और ये भी सब आते थे, बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही ज्ञान की बात आती थी और हम लिख देते थे कि प्रत्यास्मरण या प्रत्याभिज्ञान करेंगे, अवबोध की बात आती थी और हम लिख देते थे कि तुलना करेंगे या फिर अंतर करेंगे, ज्ञानोपयोग की बात आएगी, छात्र अपने व्यवहारिक जीवन में इनका प्रयोग करेंगे, कौशल बढ़ेगा, छात्रों में रुचि, अभिरुचि उत्पन्न होगी, और अभिवृत्ति हम लिख देते थे। ये सिंपल बातें थी जो बहुत घास काटते थे। जैसे कि आप वन्य जीव पढ़ा रहे हो तो हम ऐसे लिखते थे, ज्ञानात्मक के अंदर लिखेंगे तो ऐसे लिख देते थे कि छात्र जो है शेर, चीता, हाथी का प्रत्यास्मरण कर, प्रत्याभिज्ञान कर पाएंगे। छात्र जो है शेर, चीता या गाय, भैंस, जिनका भी इनके नामों का प्रत्याभिज्ञान कर पाएंगे। या अंतर में आते थे, ऐसे लिख देते शेर और चित्ते में अंतर कर पाएंगे, ऐसा लिख देते। लेकिन ये नहीं होते थे व्यवहारगत परिवर्तन, ये परिवर्तन नहीं होते थे। शेर और चित्ते में क्या अंतर कर पाएगा, उसे पहले ही पता है कि शेर किसे कहते हैं और चित्ता किसे कहते हैं। तो ये यहां पर हम बहुत ही गलत लिखते थे, बहुत ज्यादा हम एक रटा घसीटा पसीटा जो सेंटेंस था वो हम यहाँ पे लिख देते थे। लेकिन इनका कोई महत्व नहीं, ये हमारी परीक्षा में आता भी नहीं है, इनको अपन को पढ़ना भी नहीं है। यहां ध्यान रखना है आपको, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, ये 6 प्रकार के उद्देश्य हैं, जो इनका क्रम भी याद रखना। पहले नंबर पे ज्ञान आएगा, दूसरे पे अवबोध आएगा, तीसरे पे ज्ञानोपयोग आएगा, चौथे पे अभिरुचि आएगा, और पांचवें पे कौशल आएगा, और छठे पे आपकी आएगी अभिवृत्ति। जब आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, जब आप शिक्षण उद्देश्य लिख देते हो, पहले नंबर पे क्या था दोस्तों, आवश्यक पूर्ति,
या शामपट पूर्ति। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका उद्देश्य। अब दोस्तों बात करते हैं अपन, उद्देश्य जैसे ही पूरा होता है तो हम 3 बातें लिखते हैं। उद्देश्य पूरा होने के बाद में 3 बातें लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपन शिक्षण विधि, कि इसको पढ़ाने में हम किस शिक्षण विधि का प्रयोग करने वाले हैं। शिक्षण विधि के बाद यहां लिखते हैं हम सहायक सामग्री। क्या लिखते हैं? सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के बाद अपन लिखते हैं यहां पे पूर्व ज्ञान। क्या लिखते हैं दोस्तों? पूर्व ज्ञान। यहां शिक्षण विधियों के नाम लिखते हैं, शिक्षण विधि या प्रविधि भी कह सकते हैं। यहां भी थोड़ी समझ लो, बात छिड़ गई है तो दोस्तों शिक्षण विधि और प्रविधि में अर्थ समझ लो। शिक्षण विधि का मतलब तो होता है शिक्षण में प्रयोग में लाए जाने वाली विधियां। प्रविधि का मतलब यह होता है कि जो विधि प्रयोग में लाई जा रही है उसकी सहायता करने वाली विधि प्रविधि कहलाती है। जैसे आप व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हो, उसके अंदर यदि आप प्रश्न पूछते हो तो वहां पे प्रश्नोत्तर विधि आ गई। जो व्याख्यान विधि के अंदर जो प्रश्नोत्तर विधि आई है ये प्रविधि कहलाएगी। और एक बात खास बता ही देता हूं आपको, प्रश्नोत्तर विधि जो है वो हमेशा प्रविधि होती है, ये कभी शिक्षण विधि होती ही नहीं है, ये हमेशा प्रविधि ही होती है। प्रश्नोत्तर हमेशा प्रविधि के रूप में ही होती है। तो ये होती है विधि। सहायक सामग्री वही जो आप हमेशा लिखते थे, चौक, डस्टर, चार्ट लिखते थे ना अपन, लेकिन वास्तविकता में ये सहायक सामग्री होती भी नहीं थी, ये तो आवश्यक सामग्री होती थी जिसे हम सहायक सामग्री लिखते थे। चौक, डस्टर या फिर पॉइंटर, ये क्या होते थे? आपके आवश्यक सामग्री। क्या होता है दोस्तों समझो, जब मैं इस बोर्ड का सिर्फ लिखने में प्रयोग कर रहा हूं तो ये आवश्यक सामग्री है, सहायक सामग्री नहीं है। लेकिन जब मैं बच्चों को आयत पढ़ा रहा हूं तब मैं उनको कहता हूं कि ये इनकी चौड़ाई है, ये इनकी लंबाई है और ये इनकी चौड़ाई है। अब मैंने इस आवश्यक सामग्री का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया तो अब यह सहायक सामग्री बन गई। इसी तरह चौक का प्रयोग, डस्टर का प्रयोग यदि सहायक सामग्री के रूप में करते हैं तभी वो सहायक सामग्री है, वरना वो आवश्यक सामग्री है। कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाए कि कक्षा के अंदर चौक जो है वो कौन सी सामग्री है, तो वो आवश्यक सामग्री है, सहायक सामग्री नहीं है। लेकिन उसका उपयोग यदि सहायक सामग्री के रूप में करें तो वो सहायक सामग्री हो सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका पूर्व ज्ञान। यहां पर भी एक लाइन अपनी फिक्स थी कि छात्र इसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यही लाइन लिखते थे। यह सामान्य शब्द भी बड़ा गलत था। ये जो सामान्य शब्द लिखते हैं ना, ये गलती हमारी नहीं थी, हमें पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे वो भी इतना ही जानते थे। सामान्य शब्द जो है वो बहुत ही गलत था। देखो सामान्य का अर्थ अगर अपन निकालें, सामान्य का अर्थ होता है एवरेज या लगभग कह सकते हैं। सामान्य का अर्थ होता है लगभग, एवरेज या आधे से ज्यादा। यानी कि अपन ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका 50% यानी आधे से ज्यादा नॉलेज तो वो ऑलरेडी रखता है, आधे से ज्यादा ध्यान तो वो रखता है। जब आधे से ज्यादा ज्ञान अगर वो रखता है तो आपके हिसाब से जब आधे से ज्यादा 50% से अधिक वो ज्ञान रखता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे राजस्थान में पास होने के लिए तो सिर्फ 33% चाहिए। जब 50% ज्ञान उसको पहले से है बच्चों को, तो उसका रिजल्ट हमेशा 100% रहना चाहिए। यदि क्लास का रिजल्ट 100% नहीं रह रहा है, मतलब अपन ये जो सामान्य लिख रहे हैं वो क्या है? गलत। तो इसलिए ये सामान्य शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो गलत है। तो आवश्यक पूर्ति, शामपट पूर्ति के बाद में हमारे आते हैं शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य के बाद में अपन लिखते हैं शिक्षण विधि या प्रविधि। उसके बाद में लिखते हैं सहायक सामग्री, और सहायक सामग्री के बाद में लिखते हैं हम पूर्व ज्ञान। और जैसे ही पूर्व ज्ञान बच्चों को बता दिया जाता है तो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है हमारा प्रस्तावना। क्या होता है दोस्तों? प्रस्तावना। किस पर आधारित होता है? पूर्व ज्ञान पर। पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में मोटी मोटी 2-5 बातें सीख लो जो आपको पहले से पता भी होगी। प्रस्तावना 5 से 7 मिनट का बनता है। इस समयावधि 5 से 7 मिनट की होती है। इनके अंदर जो प्रश्न बनाते हैं उनकी संख्या भी 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकती है। कब? जब यदि प्रस्तावना केवल हम प्रश्नों के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप किसी दृष्टांत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या कविता के माध्यम से प्रस्तावना करते हो तो इन प्रश्नों की जगह पर एक प्रश्न भी बन सकता है। 5 प्रश्न बनाने जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी टाइमिंग 5 से 7 मिनट की है। इसलिए आप दृष्टांत सुनाओगे तो उसमें 4 मिनट लग जाएंगे और 1 मिनट जो बचेगा उसके अंदर आप 1 या 2 प्रश्न ही पूछ सकते हो। तो इसका सही आंसर अगर होगा तो 1 होगा कि दृष्टांत सुनाने के बाद प्रस्तावना में कितने प्रश्न किए जाने चाहिए, तो उत्तर होगा आपका 1। बाकी 5 से 7 और टाइमिंग होती है आपकी 5 से 7 मिनट। प्रस्तावना के अंदर ऐसे एक बॉक्स बनता था। इस बॉक्स के अंदर
एक तरफ हम लिखते थे छात्र क्रिया, क्या लिखते थे? छात्र क्रिया, और दूसरी तरफ लिखते थे अध्यापक क्रिया, क्या लिखते थे? अध्यापक क्रिया। या इस साइड सबसे इस साइड आती थी सॉरी अध्यापक, और इस साइड आती थी आपकी छात्र। इसी के अंदर वही 1 2 3 4 5 प्रश्न होते थे। 5 प्रश्नों के उत्तर बच्चे रेगुलर देते जाते थे, और छठे नंबर पर आप लगा देते थे निरुत्तर, लिख देते थे निरुत्तर। कि अब बच्चों को उत्तर नहीं आता है, उसको आता भी होगा तो अपन लिख देते थे निरुत्तर। अच्छा, प्रस्तावना भी हम बड़ी सिंपल बनाते थे, वो भी अपनी घसीटी पसीटी सही थी कि बच्चों गाय को हम क्या कहते हैं? माता। गाय के कितने पांव होते हैं? 4। गाय के कितने सींग होती है? 2। गाय हमें क्या देती है? दूध। तो बताओ गाय के बारे में आप और क्या जानते हो? और लिख देते थे हम निरुत्तर। ये निरुत्तर भी गलत है दोस्तों, प्रस्तावना के अंदर ये निरुत्तर भी गलत है, मैं बताया नहीं गया था। निरुत्तर का मतलब आप कैसे पता लगा सकते हो कि इस बच्चा निरुत्तर होगा? हो सकता है किसी बच्चे ने उत्तर दे दिया तो निरुत्तर शब्द जो लिखते थे वो गलत लिखते थे। इस निरुत्तर की जगह आना चाहिए संभावित उत्तर। क्या आना चाहिए? संभावित उत्तर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि समस्यात्मक प्रश्न। यह प्रश्न बच्चों के लिए समस्यात्मक हो सकता है कि उत्तर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, या फिर संभावित उत्तर हो सकता है कोई बच्चा इसका उत्तर दे। तो निरुत्तर की जगह क्या होना चाहिए? संभावित उत्तर या समस्यात्मक प्रश्न। तो बात यहां अटकती है कि जब बच्चा निरुत्तर नहीं होगा तो हम उद्देश्य कथन कैसे कहेंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करने के लिए, उद्देश्य कथन देने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा प्रश्न के लिए निरुत्तर हो। तो यहां से भी अगर प्रश्न प्रैक्टिकली उठा करके देखे और पूछ ले कि उद्देश्य कथन देने के लिए या प्रस्तुतिकरण के लिए निरुत्तर होना आवश्यक है या नहीं, तो 100% उत्तर होगा नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। वो संभावित उत्तर देने के बाद में भी आप अपना उद्देश्य कथन कह सकते हो। तो इस प्रकार की हमारी प्रस्तावना होती थी। प्रस्तावना के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको और दे देता हूं, जिसमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रस्तावना के अंदर 6 सोपान बताए गए हैं कि प्रस्तावना करते समय हमें 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह की प्रस्तावना, किसी भी विषय की यदि हम प्रस्तावना करते हैं तो हमें 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। दोस्तों पूछ ले कि प्रस्तावना किसने दिया, तो भी नाम याद रखना, हर्बर्ट ने दिया था। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण आपको पहले बता चुका था। अब यहां पे आते हैं कि सबसे पहली बात क्या बताई थी। तो सबसे पहली बात जो बताई थी वो है परिवर्तनशीलता। प्रस्तावना के अंदर परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, यानी हर प्रश्न के बाद कुछ न कुछ चेंज होना चाहिए। कभी दृष्टांत, कभी कविता, कभी कहानी, या फिर प्रश्नों के बोलने का तरीका, कुछ न कुछ चेंज होना चाहिए। तो पहला प्रस्तावना का जो गुण होता है वो क्या कह सकते हैं हम? परिवर्तनशीलता। दोस्तों परिवर्तनशीलता के बाद दूसरे नंबर पे आती है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता प्रसंग पर आधारित भी हो सकता है मूल्यांकन। किसी कहानी, कविता या दृष्टांत के आधार पर भी आप क्या कर सकते हो? प्रसंग के आधार भी प्रस्तावना कर सकते हो। तो दूसरा गुण अपना क्या आ गया? प्रासंगिकता। तीसरे नंबर के गुण की यदि अपन बात करें तो तीसरे नंबर का गुण इसके अंदर होता है क्रमबद्धता, कि प्रस्तावना के प्रश्नों की क्रमबद्धता होनी चाहिए। पहला प्रश्न दूसरे प्रश्न पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला प्रश्न तो आपने संतुलित भोजन का पूछा और दूसरे नंबर पर आपने गुरुत्वाकर्षण का पूछ लिया, तो वो प्रस्तावना अच्छी नहीं होती है। क्रमबद्धता होनी बहुत ही जरूरी है। और क्रमबद्धता के बाद एक चीज और आती है जिसे कहते हैं तारतम्यता। कौन सा गुण होना चाहिए दोस्तों? तारतम्यता का गुण प्रस्तावना के अंदर होना चाहिए। तारतम्यता का मतलब होता है कि जिस प्रकार से तार आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रश्न भी एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। और तारतम्यता की बात करें तो आगे आता है पूर्व ज्ञान, जो मैंने बता दिया कि प्रस्तावना जो किसके आधार पर होनी चाहिए? पूर्व ज्ञान पर। और छठे नंबर पर आता है अस्त्रानुकूल, कि बच्चों के अस्त्रों के अनुकूल को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करनी चाहिए? प्रस्तावना। तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना के 6 नियम या प्रस्तावना के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला है परिवर्तनशीलता, प्रासंगिकता, क्रमबद्धता, तारतम्यता, पूर्व ज्ञान, या अपन कह सकते हैं अस्त्रानुकूल। ये 5 के 5 प्रस्तावना के क्या होते हैं? गुण। जैसे ही हमारी प्रस्तावना पूरी होती है, प्रस्तावना कंप्लीट होते ही हम देते हैं उद्देश्य कथन। क्या देते हैं दोस्तों? उद्देश्य कथन। प्रस्तावना के बाद क्या आता है अपना? उद्देश्य कथन। यह पाठ योजना का कर्म याद रख लेना दोस्तों, बहुत काम आ सकता है, आपके प्रश्न उठ के भी आ सकता है। उद्देश्य कथन, या उद्देश्य कथन भी हम देते थे कि छात्रों आज हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये जो विस्तृत शब्द लिखते थे ना हम,
ये भी हमारा गलत था। देखो पाठ योजना में हमने कितनी गलती की है। ये विस्तृत भी गलत था। किसी भी टॉपिक का कभी भी विस्तृत अध्ययन नहीं किया जा सकता। विस्तृत अध्ययन करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? पीएचडी। और अपन जब पाठ पढ़ाते हैं तब सामान्य अध्ययन या इस टॉपिक के बारे में यहां तक अध्ययन या इस विषय में इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, वही आप बता सकते हो। जैसे आप परिवार पढ़ा रहे हो 5वीं क्लास के बच्चे को, तो क्या पढ़ाओगे? विस्तृत अध्ययन लिखने के बाद आप क्या पढ़ा लोगे 5वीं के बच्चे को? संयुक्त एवं एकल परिवार पढ़ा लोगे, इससे ज्यादा क्या पढ़ाओगे? लेकिन विस्तृत वर्णन कहो तो बहुत आता है, एक पतिक विवाह, बहुपतिक विवाह, बहुपत्नी विवाह, ये सब परिवार में आता है। तो ये सब के सब आप थोड़ी पढ़ाओगे। तो ये विस्तृत शब्द जो है वो गलत लगता था। आपको क्लियर लिखना चाहिए यहां पे कि हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन ये भी अपने कोई काम का नहीं है, लिख दिया। प्रस्तावना के बाद क्या आता है? अपना उद्देश्य कथन। और जैसे ही उद्देश्य कथन अपना समाप्त होता है और उद्देश्य कथन के बाद आ जाता है अपना प्रस्तुतिकरण। क्या आ जाता है दोस्तों? प्रस्तुतिकरण। ये मुख्य बिंदु होता है किसका? पाठ योजना का। पाठ योजना का मुख्य बिंदु होता है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया। प्रस्तुतिकरण को भी अपन 6 खंडों में बांटते थे। सबसे पहला इधर जो लिखते थे वो लिखते थे हम शिक्षण बिंदु। पहले नंबर पे क्या लिखते थे? शिक्षण बिंदु। यहां पे शिक्षण बिंदु लिखते थे। शिक्षण बिंदु के जस्ट आगे वाले कोले में हम लिखते थे अध्यापक क्रिया। अध्यापक क्रिया। उसके जस्ट आगे वाले कॉलम में यहां पे लिखते थे छात्र क्रिया। छात्र क्रिया के जस्ट बाद लिखते थे हम शिक्षण विधि। और शिक्षण विधि के बाद लिखते थे सहायक सामग्री। और सहायक सामग्री के बाद में लिखते थे शामपट कार्य। शामपट कार्य। ये 6 नियम, ये 6 नियम या 6 सिद्धांत, 6 सोपान जो हैं पाठ योजना के बताए गए हैं। सबसे पहला कौन सा है? शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद क्या आ जाएगी? अध्यापक क्रिया। अध्यापक क्रिया के बाद क्या आ जाएगी? छात्र क्रिया। छात्र क्रिया के बाद शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के बाद क्या आ जाएगी? सहायक सामग्री। और सहायक सामग्री के बाद में आपके क्या आ जाएगा? शामपट कार्य। तो ये होता है आपके प्रस्तुतिकरण का नियम। जैसे ही प्रस्तुतिकरण आपका पूरा होता है, प्रस्तुतिकरण के ये 6 सिद्धांत याद रख लेना। शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु के बाद अध्यापक क्रिया, अध्यापक क्रिया के बाद छात्र क्रिया, छात्र क्रिया के बाद शिक्षण विधि, शिक्षण विधि के बाद सहायक सामग्री, और सहायक सामग्री के बाद में आ जाता है आपका शामपट कार्य। और जैसे ही आपका शामपट कार्य पूरा होता है और प्रश्न आते हैं आपके बौद्ध प्रश्न। कौन से प्रश्न आते हैं दोस्तों? बौद्ध प्रश्न। ये बौद्ध प्रश्न किसने दिए? मॉरिसन ने दिए। किसके स्थान पर दिए? तुलना के स्थान पर। ये याद रखना, तुलना के स्थान पर किसने दिए थे? मॉरिसन ने। पुनरावृत्ति और बौद्ध प्रश्न, ये पुनरावृत्ति और आपको बौद्ध प्रश्न करना है। और जैसे ही बौद्ध प्रश्न आपके हो जाएंगे तो अगला सोपान आएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन किसने दिया? ब्लूम ने। किसने दिया दोस्तों? मूल्यांकन दिया है ब्लूम ने। मैंने पहले ही बता दिया था कि मूल्यांकन अध्यापक एवं छात्र दोनों का होता है, और प्राय छात्र जो है वो प्राय जो है वो शिक्षक का होता है। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं ब्लूम ने मूल्यांकन का दिया था। एक बात या मूल्यांकन की आपको मैं और बता देता हूं। पाठ योजना के अंदर मूल्यांकन का आधार शिक्षण उद्देश्य को माना जाता है। पाठ योजना के अंदर मूल्यांकन का आधार शिक्षण उद्देश्य को माना जाता है, वरना सिर्फ मूल्यांकन का आधार जो है शैक्षिक उद्देश्य को माना जाता है। यह बात भी आप याद रख लेना। पाठ योजना में अगर पूछा जाए मूल्यांकन का आधार क्या होते हैं, तो वो शिक्षण उद्देश्य होते हैं। लेकिन मूल्यांकन का आधार क्या होता है, तो वो आपके शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। और जैसे ही आपका मूल्यांकन पूरा होता है तो अंत में आ जाता है आपका गृह कार्य। ये दोस्तों होता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य क्यों दिया जाता है? कि पढ़ाए हुए ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, या अभ्यास के लिए भी दिया जाता है। अभ्यास कराने के लिए या अस्थायी बनाने के लिए क्या दिया जाता है? गृह कार्य। यह थी आपकी पाठ योजना। क्या थी दोस्तों? पाठ योजना। अब पाठ योजना के प्रमुख सिद्धांत आपको मैंने बता दिए थे। नियम चलते रहना क्रम से। पहले शामपट कार्य करना है, शामपट कार्य के बाद में शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य के बाद में आपके सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण विधि के बाद में पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान के बाद में आपका आ जाएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में आ जाएगा प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के 6 सोपान बता दिए। उसके बाद में आपका आ जाएगा बौद्ध प्रश्न, बौद्ध प्रश्न के बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन के बाद गृह कार्य। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने पाठ योजना के बारे में पढ़ लिया। इसकी आगे की क्लास पढ़ेंगे, तब तक आप कोणार्क ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।